नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 90 के दशक में कार्यपालिका के खिलाफ शुरू हुई न्यायिक सक्रियता 2014 के साल में उसी कार्यपालिका के सामने अपना मुकम्मल बचाव तक नहीं कर सकी। इस इम्तिहान में कार्यपालिका ने अपना खोया हुआ नियंत्रण वापस ले लिया या फिर न्यायपालिका पहले से और बेहतर हो जाएगी, इस पर कानून के विद्वान लंबे समय तक बहस करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के लिए संविधान संशोधन बिल पेश करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, तबादला और प्रमोशन के लिए एक आयोग बनेगा, जिसका संक्षिप्त नाम होगा NJAC, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मुखिया होंगे भारत के प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, कानून मंत्री सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, 2 प्रतिष्ठित नागरिक सदस्य होंगे। प्रतिष्ठित सदस्यों में कौन होंगे, कैसे बनेंगे और कब तक रहेंगे, इसकी अलग से शर्तें हैं। NJAC को संवैधानिक दर्जा दिया गया है ताकि सरकार इसमें कोई भी फेरबदल ना कर सके। NJAC के 6 में से 2 सदस्य किसी उम्मीदवार पर सहमत नहीं हैं तो उसकी नियुक्ति नहीं होगी। राष्ट्रपति NJAC का प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए लौटा तो सकते हैं, लेकिन पैनल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव वापस किया तो राष्ट्रपति को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज ही प्रधान न्यायाधीश बनेगा, चीफ जस्टिस बनेगा, लेकिन वो उस वक्त नियुक्त कमेटी की बैठक में भाग नहीं लेगा। अगर आज लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को बोलते हुए आपने सुना हो तो आप उनके भीतर के वकील और राजनेता को एक दूसरे से खूब होड़ करते आपने देखा होगा। अच्छा भाषण दिया। नए आयोग के 2 नागरिक सदस्यों की नियुक्ति जो कमेटी करेगी उसका एक सदस्य नेता विपक्ष होगा या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा। यानी कानून मंत्री ने कांग्रेस की परेशानी भी कम कर दी। यह प्रावधान लोकपाल से लेकर चुनाव आयोग की नियुक्तियों के लिए भी नजीर बनने वाला है। कानून मंत्री ने कहा कि नया बिल संसद और न्यायपालिका की शक्तियों के समान बंटवारे और आदर पर टिका है, मगर नए आयोग में प्रधानता न्यायपालिका की बनी रहे। इसके लिए प्रमुख तो चीफ जस्टिस होंगे ही, 2 जज भी हैं। साथ ही जिन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए कमेटी बनेगी उसके भी सदस्य चीफ जस्टिस ही होंगे। आयोग जो प्रस्ताव भेजेगा सरकार स्वीकार करेगी। पूरे भाषण में रविशंकर प्रसाद इस बात को लेकर सतर्क थे कि कहीं उनकी किसी बात का मतलब न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी ना समझ लिया जाए। इसलिए उन्होंने इस बात का विस्तार से जिक्र किया कि आज इस बिल को पेश करने से पहले 20 सालों में 4 बार संविधान संशोधन के प्रयास हुए हैं, 7 बार विभिन्न कमेटियों ने विस्तार से सुझाव दिए हैं। कानून मंत्री ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को भी कोट किया कि कैसे वे जजों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति, भारत के चीफ जस्टिस और संसद में से किसी भी एक को सर्वोच्च अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। 1993 के सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत होती है, वो फैसला देने वाले दिवंगत जस्टिस JS वर्मा के उस बयान का भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका ने उनके इस फैसले का गलत मतलब समझ लिया। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि 1950 से 1993 तक जजों की नियुक्ति की पुरानी व्यवस्था ने बहुत अच्छा काम किया। आज कॉलेजियम से पहले का कोई जज नहीं है। मैं सवाल पूछता हूं कि आज BR कृष्ण अय्यर जैसे जज क्यों नहीं है, HR खन्ना जैसे जज क्यों नहीं है, बीजन मुखर्जी, विवियन बोस, SR दास जैसे जज कहां हैं? उस सिस्टम में कमियां थी तो उसी सिस्टम ने ऐसे लेजेंड दिए हैं। जब रविशंकर प्रसाद ये उदाहरण दे रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था कि केंद्र या राज्य सरकारें अपने पैनल पर वकीलों की नियुक्ति पेशेवर तरीके से करती हैं या राजनीतिक पसंद के आधार पर, उसे भी क्यों ना पारदर्शी बनाया जाए। मैं इस योग्य तो नहीं हूं, पर क्या हमारे कानून मंत्री यह कह रहे हैं कि मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में यानी 1993 के बाद से कोई जज ऐसा बना ही नहीं जिसका नाम लिया जा सके? क्या 1993 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले नहीं दिए? 2G घोटाले से लेकर अन्य घोटाले में नेताओं से लेकर उद्योगपतियों को जेल भिजवाने की दास्तान क्या इस सिस्टम के बनाए जजों में दर्ज नहीं है? कानून मंत्री एक और उदाहरण देते हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GP सिंह जैसे व्यक्ति, जिनकी कानून की किताब की मिसाल इस दुनिया में दी जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच सके। इस पर हमें सोचना होगा। कानून मंत्री ने पूर्व जस्टिस काटजू के किसी भी आरोप या उदाहरण का जिक्र नहीं किया आज के अपने भाषण में, लेकिन उनके अपने उदाहरणों के जवाब में कोई यह पूछ सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जज बन गए जो चीफ जस्टिस GP सिंह से कम काबिल थे? जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस SH कपाडिया रिटायर हुए, तब फोर्ब्स पत्रिका ने लिखा था
कि चीफ जस्टिस कपाडिया पिलग्रिम ऑफ जस्टिस हैं, यानी न्याय के तीर्थयात्री हैं। हिंदू अखबार ने सितंबर 2012 में लिखा था कि कपाडिया का कार्यकाल ऊंचे ओहदों पर भ्रष्टाचार को निशाना बनाने के लिए याद किया जाएगा। इंडिया टुडे ने लिखा कि न्यायपालिका में भरोसे को बहाल कर जस्टिस कपाडिया रिटायर हो रहे हैं। डीएनए ने लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु ब्रीथ्स इंटेग्रिटी सिर्फ ईमानदारी की सांसें लेता है। यह भी ध्यान में रखिएगा कि कुछ चीफ जस्टिस या कई जस्टिस पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगे। हाल के दिनों में जस्टिस काटजू ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कई प्रसंगों का जिक्र किया और कई मामलों में बताया कि कॉलेजियम के मुखिया के नाते चीफ जस्टिसों ने कोई कदम नहीं उठाए। एक मामले में उन्होंने पूर्व प्रधान न्यायाधीश कपाडिया का भी जिक्र किया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई थी और इस सिस्टम के बचाव में मौजूदा चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा ने कहा था कि जानबूझकर एक अभियान के तहत न्यायपालिका की छवि खराब की जा रही है। मैं इस कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्त जजों के पहले बैच का हूं और जस्टिस नरीमन आखिरी जज होंगे। अगर कॉलेजियम सिस्टम फेल हो गया है तो हम सब फेल हो गए हैं। जल्दी ही कॉलेजियम सिस्टम इतिहास बन जाएगा। क्या नया सिस्टम वो सब इतिहास बनाने में सक्षम होगा जो कथित रूप से कॉलेजियम से नहीं बना? आप जानते हैं कि 1993 के बाद से सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जजों की नियुक्ति करता है। अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। हम प्राइम टाइम में इसी के तमाम पहलू पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा साहब हैं जो पूर्व जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, अमरेंद्र शरण हैं पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, के.टी.एस. तुलसी साहब हैं वरिष्ठ वकील हैं, सत्यपाल जैन हैं नेता बीजेपी के हैं। जस्टिस ढींगड़ा, मैं आपसे आना चाहता हूं आपके पास कि सोमवार का बयान, शुरुआत में इससे करना चाहता हूं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधान न्यायाधीश ये कहते हैं कि एक अभियान के तहत कॉलेजियम सिस्टम को निशाना बनाया गया है, अगर ये फेल हो गया है तो हम सब फेल हो गए हैं। आज जब कानून मंत्री अपनी बात रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई बात नहीं है। किसी ने जस्टिस लोढ़ा के बातों का एक तरह से संज्ञान आपकी भाषा में नहीं लिया, नोटिस नहीं लिया। ये एक तरह से एक दूरी व्यक्त होती है और सवाल पूछने से पहले उनके एक भाषण का ही मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं, जब वो गोपाल सुब्रमण्यम के मामले में कहते हैं कि ये मत समझिएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता हो गया है, मैंने हमेशा के लिए इसके लिए लड़ा है और अगर इससे समझौता हुआ तो मैं सबसे पहले कुर्सी छोड़ दूंगा। मैं 1 अरब 20 करोड़ लोगों को वादा करता हूं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं होगा। इन बयानों को आज जब बिल रखते हुए रविशंकर प्रसाद कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ एक नए सिस्टम की प्रस्तुति कर रहे थे, तो आप कैसे देखते हैं? अब ये बयान कहाँ है? क्या एक मुख्य न्यायाधीश को एक मुश्किल स्थिति में डालते हैं या हम आगे बढ़ गए हैं इस बहस में? सर देखिए, कभी भी सच्चाई किसी भी सिस्टम को बदनाम नहीं करती। अगर कोई ये कहता है कि जो सच बोलना अगर सिस्टम को बदनाम करना है तो उन्हें ये बताना चाहिए था कि जस्टिस काटजू या और लोगों ने जब भी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए और कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा, तो वो कहाँ गलत थे, उन्होंने क्या गलत तथ्य दिए और क्या चीजें गलत बताई। ये कोई नहीं बताता कि काटजू साहब ने क्या गलत कहा, क्या उन्होंने जो बातें कही वो गलत थी। वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं ये बातें क्यों कह रहे हो, इससे हम बदनाम हो रहे हैं। तो ये देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम जुडिशरी के अंदर करप्शन को कारपेट के नीचे डालते जा रहे हैं तो हम जुडिशरी को सेव नहीं कर रहे। ठीक है, जुडिशरी जो है तब सेव होती है जब इसके अंदर ऐसे लोग हों जो इतने निडर हों कि जहां कहीं भी करप्शन देखें, अन्याय देखें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे वो उनके अपने सिस्टम के अंदर क्यों ना हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि काटजू साहब ने एक अकेले व्यक्ति हैं जो इस बात के लिए उन्होंने आवाज उठाई। उनके उठाने के बाद कुछ आवाजें और उठी हैं, उन्होंने भी बहुत देर से उठाई। ये चीजें बहुत पुराने से हो रही हैं और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर ऐसे लोगों की भर्ती कर दी जाती है जिसमें लेन देन होता है। चीफ जस्टिस और बाकी जजेस आपस में एक दूसरे के जजों को तय करते हैं कि तुम मेरे को करो,
मैं तुम्हारे को करता हूं। एक उदाहरण बहुत रिसेंट है, कपाड़िया साहब के समय का है, जब जस्टिस कबीर साहब की बहन को 58.5 की उम्र में वकीलों में से हाईकोर्ट जज बनाया गया। वो भी तब जब कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने एक रिपोर्ट दी लिखित में कि ये जज बनने लायक नहीं है। अगर आप इस तरह के फैसले करते हो और कोई उंगली उठाता है, कहते हो हमें बदनाम कर रहे हो, तो मैं सोचता हूं कि जुडिशरी की ईमानदारी पर से विश्वास उठ जाएगा लोगों का कि ईमानदारी की बात करो तो आप हमें बदनाम कर रहे हो। वो ये भी तो कह रहे हैं कि ठीक वैसे ही भरोसा उठ हुआ जाएगा, आप जैसे एक दूसरा पॉलिटिशियंस कहते हैं। पर ढींगरा साहब, मैं आपसे एक सवाल और करना तो चाहता वो हूं। ठीक ऐसे है जैसे पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमें हमारे बारे में कुछ मत कहो, हम पार्लियामेंट चलाते हैं, पार्लियामेंट को बदनाम कर रहे हो, हमें नहीं कह रहे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पर कहीं ऐसा तो नहीं है, हुआ जैसे मैं एक और मौका देना चाहता जज कह रहे हूं जी, मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामले आए इस कॉलेजियम सिस्टम से। क्या हम ये समझ रहे हैं कि इस कॉलेजियम सिस्टम ने सिर्फ भ्रष्ट जजों को ही नियुक्त किया, या ऐसे जजों को नियुक्त किया जो काबिल नहीं थे, या ऐसे जजों को ही नियुक्त किया जो संपर्क या उस तरह से नेटवर्क सिस्टम से आते थे? क्या ये बात भी पूरी तरह से सही है? नहीं, ये ने कहना गलत है। हाँ। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि सारे नाकाबिल जज हुए, लेकिन बहुत, देखिए ऐसा नहीं है कि जजों के रिश्तेदार नाकाबिल होते हैं या उनके जान पहचान वाले सारे नाकाबिल होते हैं। नेताओं के ये तो रिश्तेदार ऐसे भी है कि नाकाबिल देखिए कि एक पॉलिटिशियन, ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो नाकाबिल होते हैं। इसका ये अर्थ है कि आपको काबिलियत ढूंढनी है तो हमारे एक लिमिटेड सर्कल में ढूंढिए। बाकी लोग भी तो काबिल हैं जी, अपने सर्कल से बाहर भी तो देखिए। वो काबिलियत आपको क्यों नहीं दिखती? जैसे पॉलिटिशियंस को अपने क्लैन के अंदर ही अपने बेटे बेटियों में ज्यादा काबिलियत दिखती है, ऐसे ही जजों को अपने जान पहचान वालों में काबिलियत दिखे, तो दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, ये एक तो इंटरेस्टिंग, ये काबिलियत के ये नहीं है कि वो नाकाबिल हैं या वो भ्रष्ट है। हाँ, ये सिस्टम इसलिए गलत है क्योंकि इसके अंदर ओपननेस नहीं है। ढींगरा साहब, इसके अंदर पूरी आप दिल्ली ने, बताते ही नहीं है कि हम किसको क्यों चुन रहे हैं। ढींगरा साहब, पूरी दिल्ली ने आपकी साफगोई को देखा है कई फैसलों के आप ये मामले बताएं, में। बस आप सिर्फ कमी एक ही है कि आप काटजू साहब की तरफ ब्लॉग नहीं लिखते लेकिन आपकी साफगोई को पूरी दिल्ली ने देखा है अलग अलग मामलों में। आपको ये जी, यस सर। लेकिन अगर कोई ये बताए हमें हाँ, कि भाई काबिलियत के लिमिटेड दायरा क्यों रह गया, हाँ, हम काबिलियत में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों चुनते हैं? मैं ये नहीं कह रहा वो नाकाबिल हैं, बड़े अच्छे काबिल जज भी हुए हैं, ठीक है, उनमें बहुत अच्छे जज भी निकले हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि आपको काबिलियत सिर्फ अपने क्लैन में दिखती है। ठीक, अपने प्लान में दिखते हैं, क्लैन में ये एक ऐसे वो है, अगर आप एक लिस्ट फेरिस्त तैयार करें, हाँ, एक फेरिस्त तैयार करें कि अब तक कितनी फैमिलीज हैं जिनके जजेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो हैं दादा से पोते तक सब जज बने हैं, ये बात सही है सर। भतीजे बने और हैं, ये वो सब सिस्टम जज बने अब तो हैं। बदल जाना चाहिए अगर या ऐसा उनके है। चैम्बर से बने हैं, ठीक है, वो चैम्बर से बने हैं या उनके चैम्बर से बनते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? तुलसी साहब जी, ठीक है, तुलसी साहब और मैं अगर आपके आप पास इसके आना ऊपर चाहता उंगली हूँ। उठाते हैं तो आप जुडिशरी को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, ढींगरा साहब, मैं तुलसी साहब के पास जाना चाहता हूं कि तुलसी साहब, उपेंद्र बख्शी, और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि इस पे इंडियन एक्सप्रेस में 5-6 कानूनविदों ने, उपेंद्र बख्शी, फलियस नरीमन, राजू रामचंद्रन वगैरह ने काफ़ी अलग अलग दिनों में पिछले हफ्ते इस पर लिखा है, इस पूरे विवाद पे, तो वो भी आप अलग से पढ़ सकते हैं, मैंने भी वहीं से पढ़ा है। पर उपेंद्र बख्शी लिखते हैं कि जो दोनों प्रक्रियाएं हैं उसमें फेल होने, ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से फेल हो गए या सफल हो गया, क्योंकि हम नहीं जानते कि पुराने सिस्टम में भी कौन कैसे चुना गया है, नए सिस्टम में भी कौन कैसे चुना गया, कॉलेजियम सिस्टम में। लेकिन जब रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि 1953 से 1990 तक ये सिस्टम बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया और कई लेजेंड दिए, कमियां थी, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव हैं इस बात को, इस कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना में, जब वो पुराने सिस्टम की बात कर रहे हैं तो, या वो कुछ चुनिंदा उदाहरण चुन रहे हैं कि इस पर हमला किया जा सके? हमला गलत शब्द है, इसकी आलोचना पेश की जा सके। ये टीवी में आ गया सर, हमला। सॉरी सर, मैं रविशंकर जी से एग्री करता हूं और मैं समझता हूं कि
जजेस का दायरा बहुत छोटा होता है, क्योंकि उन्होंने क्लॉइस्टर्ड एक लाइफ, बहुत सीमित जिंदगी व्यतीत करनी है। वो जनता में नहीं जाना चाहते हैं, अपना सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस हैं उनकी। वो वकीलों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहते, अच्छा भी नहीं होता, ना वकील के लिए अच्छा होता है ना जज के लिए अच्छा होता है। उनका दायरा इतना सीमित हो जाता है। और फिर दूसरी बात ये कि वो इतने ओवरवर्कड हैं कि उनको बाहर की बात, जो आइवरी टावर्स में रहने वाले हैं, उनको बाहर की हवा के बारे में पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैं रविशंकर जी से सहमत हूं कि जब ये सिलसिला 93 से पहले कुछ यू यूज्ड टू गेट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आपको ताजी हवा भी मिलती थी। तो उसी वजह से जो राजनीति में हैं वो लोग बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को असेस करते हैं, देखते हैं, इंटेग्रिटी भी देखते हैं। तो उनकी जो इनपुट थी वो एनरिच करती थी अपॉइंटमेंट प्रोसेस को। अभी अगर जो प्रोसेस, मैं ये समझता हूं कि असली मुद्दा ये नहीं कि नियुक्ति जज करें, जुडिशरी करे या एग्जीक्यूटिव करे। मैं समझता हूं मुद्दा ये है कि ये इसका प्रोसेस क्या हो, और प्रोसेस जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होता इसमें रियल इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। जो आज इंप्रूवमेंट तब आएगी जैसे तुलसी जी, जो आज कानून मंत्री ने संसद में जितना भी लोकसभा में बताया है, क्या वो आपको संतुष्ट करता है कि वो वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं, या उस दिशा में है जैसा आप चाहते हैं? ये सिर्फ उस दिशा में एक कदम है। मैं समझता हूं हमें 2 या 3 कदम और लेने पड़ेंगे। हाँ। और उसके लिए ये है कि इसको ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाने के लिए आपको कम से कम कोई ना कोई कमेटी तो होनी है। चाहे कमीशन बनाए, चाहे पार्लियामेंट की कमेटी बने, जिसमें जो नॉमिनीज हैं उनके खिलाफ जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सुने जाएं, पब्लिकली सुने जाएं। उनके साथ जो सबूत है, ऑब्जेक्टर्स सबूत पेश कर सकते हैं, नॉमिनीज उनको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, उनको रिबट कर सकते हैं, फिर नॉमिनी भी अपना एविडेंस पेश करते हैं। ऐसे सेनेट, यूएस सेनेट में होता है। तो ये प्रतिक्रिया जब तक पारदर्शी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ये आप देखना चाहेंगे कि आप सिविल सर्वेंट को तो डिसमिस कर सकते हैं, उसके खिलाफ इंक्वायरी करके उसको निकाल सकते हैं। अगर वो भ्रष्ट है उसके खिलाफ उसी वक्त मुकदमा भी चलता है। आप जो राजनीति में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने 5 साल के बाद लोगों के पास जाना है। मगर एक गलत जज अगर अपॉइंट हो जाए, उसको निकालना असंभव है तकरीबन। पर तुलसी साहब, क्या आप ये देख पा रहे हैं, की प्रतिक्रिया क्या आप बहुत देख मुश्किल पा रहे हैं? सर, 2 सवाल है मेरा आपसे जल्दी से, कि जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं पहले भी इस तरह के कार्यक्रमों में, कि कौन जज बनेगा, इसकी ये क्राइटेरिया कॉलेजियम में नहीं है, तो क्या ये क्राइटेरिया अब आपको इस नए सिस्टम में दिख रहा है तय होता हुआ, जितनी भी जानकारी आपके सामने उपलब्ध है? और क्या एनजेएसी जजों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में भी कोई बात करता है क्या? अगर नहीं करता है तो जैसे अगर इस सिस्टम में कई भ्रष्ट पहले से मौजूद हैं, बजाय इसके कि हम 10 साल बाद किसी को ब्लॉग लिखना पड़े, हम आज उसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते, जिसका इशारा आप कर रहे हैं? तो क्या ये दोनों, ट्विटर के जमाने में ब्लॉग काफी पावरफुल है वैसे दोनों बातें नहीं होनी चाहिए? नहीं, इसमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी आ रहा है। और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल में बहुत सारे मुद्दे जो हैं जिनको हम रेज कर रहे हैं वो एड्रेस होंगे। अभी तो सिर्फ जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया है लोकसभा में। इसके बाद जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो सिलेक्ट कमेटी ने अप्रूव किया है वो भी शायद जल्दी ही आएगा। और इन दोनों के साथ कुछ इंप्रूवमेंट की संभावना है। ठीक है। अमरेंद्र शरण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कभी इस तरह से सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई। ज़रूर एक आध लेख आते जाते रहे और बयान आते रहे कि ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, हमें एक अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाना चाहिए, जवाबदेही आयोग, नियुक्ति आयोग वगैरह वगैरह बनाना चाहिए। पर क्या आपको क्या आपको सचमुच आप भी इस बात से संतुष्ट हैं कि इस सिस्टम के डिफेंस में कोई बात नहीं है? मैं फिर आपको चीफ जस्टिस के उस बयान का जिक्र करना चाहता हूं, और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जब रविशंकर प्रसाद भाषण दे रहे थे तो उसमें एक लंबी फहरिस्त वो बताते हैं कि जितने भी प्रमुख
और रिटायर्ड जज हैं और कानून की हस्तियां हैं, उन सब से ये बिल पेश करने से पहले वो सलाह मशविरा करते हैं, पर उसमें सुप्रीम कोर्ट से नहीं करते। मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट से भी करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ये एक बात। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से करना तो अत्यंत ही आवश्यक था, करना चाहिए था। अगर आप सबसे पूछ रहे हैं तो जरूर चीफ करना जस्टिस ऑफ इंडिया से भी पूछना चाहिए था, पूछा होगा उन्होंने, खैर उनके जरूर, भाषण में जरूर जिक्र पूछना नहीं चाहिए। है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, अपना पक्ष रखिए सर। नहीं, मेरा ये मानना है कि कोई भी सिस्टम अच्छे जजेस को सेलेक्ट कर सकता है और जो जज सेलेक्ट हुए उसमें से 2-4 करप्ट हो भी सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने से लेके आज तक जो जजेस सेलेक्ट हुए हैं, पहले अंग्रेज लोग सेलेक्ट करते थे, उसके बाद हम लोगों के यहाँ 1953 से दूसरी प्रक्रिया आई। सभी प्रक्रियाओं में आउटस्टैंडिंग और अच्छे जजेस का सिलेक्शन हुआ है। ये कौन सेलेक्ट करता है और वो किस तरह से व्यवहार करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और जहां तक जजेस के सेलेक्ट करने का सवाल है, जजेस रोज देखते हैं कि कोई लॉयर का कंडक्ट कोर्ट के अंदर कैसा है और उसके लॉ की समझबूझ कैसी है। तो अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना है तो उनके जजमेंट को ही हम लोगों को तरजीह देनी चाहिए। और अभी जो नया सिस्टम आ रहा है, इसमें कहां पारदर्शिता की बात हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? और इसमें क्या इसमें गारंटी एक है बैलेंस कि बनाया ऐसे गया है। इसमें जजेस अगर सुन इसमें- पाए आप 3G टेक्नोलॉजी पर एक मिनट मुझसे सुन लीजिए। जी रविशंकर प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा है कि वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हम वीटो नहीं दे सकते, क्योंकि अंततः वो भी एक मनुष्य है और 10 तरह की भावनाएं हैं। ना ही हम राष्ट्रपति को एक तरफा दे सकते हैं, ना संसद को दे सकते हैं। तो रविशंकर प्रसाद बार बार कह रहे हैं कि हम एक संतुलन बना रहे हैं। प्रधानता न्यायपालिका की रहेगी, क्योंकि तमाम कमेटियों में नंबर के हिसाब से वही ज्यादा है, लेकिन कार्यपालिका की भी उसमें भूमिका होगी, क्योंकि जनता वोट देती है, हम पर विश्वास करती है, हम पे सत्ता संभालने के लिए जिम्मेदारी देती है और हमको हटा देती है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन उनका कोई इसमें रोल नहीं है। आज के दिन भी उनका रोल है। आज के दिन भी वो चाहें तो किसी भी नाम को लौटा सकते हैं और अंततः अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट को ही करना है। लेकिन और एकमात्र एक चीफ जस्टिस को ही इस कोलेजियम सिस्टम में पावर नहीं दिया गया। वहां भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है और 5 जज मिलके कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए हैं और हाई कोर्ट जजेस के लिए 3 सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट के और 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इसलिए यहां भी एक उसके अलावा इसमें काफी व्यापक कंसल्टेशन होता है। उस स्टेट के जो जज सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं उनसे बात की जाती है और ऐसा नहीं है कि कोई अकेला एक आदमी इसमें डिसीजन लेता है। ठीक है। और कॉलेजियम के लिए हुए डिसीजन को रिटर्न भी किया जाता है। मेरा ये मानना है कि सारा जो सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशरी का मामला है वो चलता है विश्वसनीयता पर, वो चलता है क्रेडिबिलिटी पर। अगर हम उनकी क्रेडिबिलिटी को हटा देंगे तो फिर जुडिशरी का मतलब नहीं रह जाएगा और जुडिशरी का औचित्य आप फिर हमारे कम हो दर्शकों जाएगा। को ये शिक्षित कीजिए इस बात में। सरन साहब, आप हमारे दर्शकों को इस बात में शिक्षित कीजिए कि कैसे इस प्रयास के जरिए न्यायपालिका की विश्वसनीयता को हटा दिया गया। आपने ढींगरा साहब को विस्तार से सुना होगा कि जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे परिवारवाद आया, एक खास किस्म के ही लोग बनते रहे। हालांकि काटजू साहब भी पारिवारिक श्रृंखला की कड़ी में के ही एक उसमें प्रोडक्ट हैं, जी अच्छी फैमिली से आते हैं, वैसे जुडिशियल फैमिली। हम लोग के यहाँ जैसे जिस तरह से हम लोग का प्रोफेशन ऑर्गेनाइज्ड है, इस प्रोफेशन में जनरली वही लोग आते हैं जो इस प्रोफेशन में पहले से थे। हमारे जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स बहुत कम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो आते हैं उससे भी लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। कल ओथ लेने जा रहे हैं जस्टिस पंत, वो मुंसिफ मजिस्ट्रेट से उन्होंने शुरुआत की थी और कल वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक परिवार के लोग ही आते हैं और किसी परिवार के आदमी को शट ऑफ भी नहीं किया जा सकता। पीएन भगवती साहब का इतना ज्यादा नाम था, वो शायद अभी जितने जजेस हैं उन्होंने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया होगा वैचारिक परिवर्तन करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में। उनके फादर भी जज थे सुप्रीम कोर्ट के।
इसलिए ये कहना कि कोई मतलब किसी के फादर हैं, किसी का कोई प्लान है, इस पे उनको मैं नहीं ढींगरा आना साहब चाहिए, ये का- तो सही नहीं है, मैं मानता हूँ। ठीक है, मैं सतपाल जैन जी बीजेपी के नेता हैं और हाँ, लेकिन हाँ, हाँ प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक बात और मैं कहना चाहता था कि मैं एक बात और सिर्फ कहना चाह रहा था कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो उसमें एक चीज की कमी रह गई थी, वो है कि पारदर्शिता नहीं थी। इस सिस्टम को मजबूत करके पारदर्शिता लाना चाहिए, इसका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए और इसमें इवैल्यूएशन ऑफ जजेस परफॉर्मेंस इन द हाई कोर्ट का एक मेथड होना चाहिए जिसके बल पर उनको सिलेक्ट किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। वो तो इस फिर जब सिस्टम को रेगुलेटरी सुधार बॉडी नहीं कर बनेगी सकता तो है। वो उसका कामकाज का तरीका तो तय करेगी। तो संवैधानिक बिल में ये सब तो नहीं हो सकता नहीं ना, नहीं, इतना डिटेल। अपॉइंटमेंट के लिए ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए हाँ। वो उनको चाहिए कि जैसे हाई कोर्ट ने के जजेस ने जो फैसले दिए हैं राइट। उनका वो अवमूल्यन करें, उनका अवलोकन ठीक करें, है। देखें कि उसमें कौन अच्छा जज है जिसको लाया जा ठीक सकता है। है। सतपाल जैन जी बीजेपी के नेता हैं, आप भी मशहूर वकील हैं, चंडीगढ़ से हैं। सतपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सवाल मैंने अमरिंदर शरण जी से पूछा है कि जब आप सलाह मशविरा कर रहे हैं और हिंदुस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर ये फेल हो गया तो हम सब फेल हैं, जब आप तमाम तरह के जस्टिसों से आप राय ले रहे हैं, कानून के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों से राय ले रहे हैं, तो क्या ये उचित नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी भी जज से या सुप्रीम कोर्ट से ये राय ली जानी चाहिए थी? आपका क्या मत है जब हम इसमें बदलाव करने जा रहे हैं? देखिए, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे सरकार ने, कानून मंत्री ने ये बिल संसद में पेश करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर कोई चर्चा की है या नहीं की है। ये अगर है तो उन दोनों के बीच की बात है। और वैसे भी कई बार मैं भी उसी आधार पे कह रहा हूं कि जो उन्होंने संसद में जितने नाम लिए होती है, हो सकता है कि कंसल्टेशन छूट होती गया है, हो। हाँ, खैर, जी सर। हाँ, सतपाल जितनी जैन भी जी। उनकी चर्चा बातचीत होती है हाँ। वो रिकॉर्ड पर आए, कई बार ये आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जरूरी तो नहीं, भी हाँ। जो ये बिल आज आया है, जो प्रस्ताव आज आया है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक कहीं से निकल कर आ गया है। ठीक है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बने, इसकी चर्चा हिंदुस्तान की राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में कम से कम भी 10-15 सालों से हो रही है। ये बात आप सही देखिए, है। एक बात को समझने का प्रयास करें। पर सतपाल जी, पिछले 6-7 दशकों सतपाल में जी, ये भारत में ये देश बात की मैंने जनता स्पष्ट ने किया है। दो ये अलग अलग प्रणालियां देखी जजों की नियुक्ति के बारे में। हाँ। 1992-93 तक लगभग सारी की सारी शक्तियां सरकार के कानून के हाथ में होती थी और सरकार जिसको चाहती थी उसको जज बनाती थी। ठीक है। उसके बाद जब प्रक्रिया बदली 1992-93 में, जब सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम आ गया, उसके बाद लगभग 20-21 वर्ष तक हमने ये दूसरा अनुभव भी देखा है। मैं इस बात से सहमत हूं अपने तुलसी साहब की कि दोनों ही सिस्टम में ना तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पूर्णतः सफल रहे हैं, ना ही हम ये कह सकते हैं कि दोनों पूर्णतः असफल रहे हैं। दोनों सिस्टम्स में अच्छे जज भी आए हैं, दोनों सिस्टम्स में ऐसे जज भी आए हैं जिनके बारे में आशंकाएं लोगों के मन में बनी रही हैं। नहीं, मुझे अब एक नया एक्सपेरिमेंट आ रहा है जो सरकार और जुडिशरी दोनों में समन्वय रखकर चलने का प्रयास कर रहा है। पर इस सतपाल जी, 6 मेंबरीय सतपाल कमीशन जी, में, अगर आप 6 ये समझा सदस्यीय सकें, कमीशन में सतपाल जी, 3 तो जज हैं। जी, अगर आप समझा सके कि पुराने दो सिस्टमों की तुलना में, अब पहला सिस्टम तो छोड़ दीजिए, वो इतिहास का हिस्सा है, जो मौजूदा सिस्टम है उसकी तुलना में ये सिस्टम, अगर कोई ये कहे कि नहीं आप जो कह रहे हैं हम संतुष्ट नहीं है, कोई दर्शक अगर ये समझ रहा है, आप उस दर्शक को समझाइए कि ये सिस्टम क्यों बेहतरीन है। क्या सिर्फ इसलिए कि इसकी एक कमेटी व्यापक बना दी गई है? क्या इसलिए कि इसमें जो लोकपाल के चुनने का तरीका है कि एक SC ST या बारी बारी से एक महिला या अल्पसंख्यक भी सदस्य होंगे जिससे सामाजिक प्रतिनिधित्व बनेगा, या 3 जज रख देने से ही उसकी प्रधानता या विश्वसनीयता सुनिश्चित हो जाती है? आप ये बताइए कि ऐसा करने से आपने पहले के सिस्टम से क्या अलग कर दिया है, अंतर क्या लाया आप? जी देखिए, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं अंतर क्या आया है। अभी जो कोलिजियम सिस्टम में किसी जज का नाम प्रस्ताव करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को है, और कोलिजियम जब नाम अपना भेज देता है तो भारत के कानून मंत्री या प्रधानमंत्री या सरकार के पास अगर उस व्यक्ति के संबंध में कोई ऐसी जानकारियां हैं जिनके आधार पर सरकार समझती है कि वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज नहीं बनना चाहिए, तो सरकार को केवल इतना अधिकार है कि वो जानकारी और उस व्यक्ति का नाम पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को भेज देगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने दोबारा उसको फिर कहा कि नहीं नहीं हम अपनी राय पर कायम हैं,
तो कितनी भी अच्छी जानकारी हो, कितनी भी ऑथेंटिक जानकारी हो, कितने भी शक सुबह सरकार के मन में हो, तो वो व्यक्ति की नियुक्ति कोलिजियम कहेगा तो उनको करनी पड़ेगी। अब जो नई प्रक्रिया आई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ जज भी शामिल हैं। जो कोलिजियम में 3 या 5 होते हैं, तो वो 3 के 3 यहां पर भी हैं। कानून मंत्री, जिसके पास बाद में फाइल जाती थी, आज वो प्रारंभिक स्टेज पर इस बैठक में बैठेगा। और इसके अतिरिक्त 2 ऐसे बहुत ही प्रमुख वकील, शास्त्री, जिन्हें एमिनेंट सिटीजन या एमिनेंट जूरिस्ट कहते हैं, कोई भी आप संज्ञा उनके लिए इस्तेमाल, एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, वो व्यक्ति बीच में बैठेंगे। और इसमें से अगर मान लीजिए किसी भी प्रस्ताव पर 6 में से कोई 2 सदस्य ये कहें कि हम इससे सहमत नहीं हैं, तो फिर वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, जबकि पहले ये अधिकार नहीं था। तो आज इसकी नियुक्ति में कानून मंत्री को भी अपनी बात कहने का हक होगा, और 6 में से सरकार का प्रतिनिधि तो कायदे से केवल एक है, कानून मंत्री। जो बाकी 2 न्यायविद हैं, प्रोमिनेंट जो जूरिस्ट हैं, वो सरकार के व्यक्ति नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता भाग लेंगे और राष्ट्रपति जी उनकी नियुक्ति करेंगे। इसलिए ये जो पहले वीटो पावर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास थी, आज वो आगे बढ़कर पब्लिक में भी आई है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, सतपाल जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस बात से सहमत होंगे, नहीं सतपाल जी, जैसे ही आपने कहा, मैं रोकना चाहता हूं कि वीटो पावर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास होगी, तो कहां है वीटो पावर? सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने गोपाल सुब्रमण्यम को चुना, सरकार को कुछ और जानकारी मिली, वो नहीं बना सके जज। वीटो पावर कहां है? कहां? ऐसा आप उसको भी समझ लीजिए। हाँ। सरकार के पास जो जानकारी थी, सरकार ने कोलिजियम को वापस भेजी। हाँ। लेकिन इससे पहले कि कोलिजियम दोबारा उसको पुनर्विचार करके अपने निर्णय को रिट्रेट करता, ठीक है, गोपाल सुब्रमण्यम प्रेस में चले गए, और प्रेस में जाने के बाद सुप्रीम, उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक बात का, मैं एक सेकंड जरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे जस्टिस काटजू ने, जो मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं, उनके बारे में कुछ बातें कही हैं, अगर वो सारी जानकारी सरकार के पास है, तो क्यों ना प्रारंभिक दौर में ही तीनों व्यक्ति इकट्ठे बैठकर उस पर चर्चा करें और किसी क्यों ना जो अभी जानकारी उपलब्ध है उसकी भी आप तुलसी साहब, आप कुछ कह रहे थे सतपाल जी की बात पे या मेरे किसी सवाल पे, तो फिर मैं ढींगरा साहब से करके मैं ब्रेक पे जाऊंगा, तब प्रशांत भूषण जी से पूछूंगा। माफी चाहता हूं, वो आप देर से जुड़ पाए हमारी वजह से। तुलसी साहब, आप कुछ कह रहे थे, जो सवाल मैंने सतपाल जैन से पूछा? नहीं, वो सतपाल जी ने उसी बात का जवाब दे दिया। ठीक है, ठीक है। ढींगरा साहब, अमरेंद्र शरण ने आपसे एक सवाल किया था कि परिवारवाद को आप राजनीति के परिवारवाद से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिस्टम बना है कि वकील का बेटा वकील बन जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है। हालांकि फिर भी एक खास तबके के समाज और ये सब, अगर हिंदुस्तान अगर सारे पदों में देखता है तो जजों में क्यों नहीं देखेगा, देख सकता है। लेकिन आप क्या इस बात से संतुष्ट हैं कि जो नया सिस्टम बना है वो मुकम्मल है? सर, दोनों बात का जवाब दे दीजिए। दे रहा हूं। पहली बात कि 1953 में जब ये सिस्टम शुरू हुआ था, या 1993 में जब कोलेजियम हुआ, तब के वकीलों की संख्या और आज जितने कॉमन पॉपुलेशन से वकील आ रहे हैं, उनकी संख्या में बहुत अंतर है। आज बहुत से ऐसे वकील आ रहे हैं जो योग्य हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे वकीलों को कहाँ चांस मिलता है? वो चांस देखते हैं उन वकीलों को जिनकी जमी जमाई प्रैक्टिस है परिवारवाद के कारण। ऐसे बहुत से वकील तो जज बनने से मना कर देते हैं। उनके परिवार में उनको एक दिन का जो है 15 लाख रुपए की आमदनी है या 20 लाख रुपए की आमदनी एक दिन की होती है, वो जज बन के बनना भी नहीं चाहते। ठीक है। मैं उन वकीलों की बात कर रहा हूं जो योग्य हैं, जो जिनके परिवार के अंदर पहले कोई वो नहीं रहा। ऐसे वकीलों के बारे में ना तो कभी कोई किसी ने जज बनाने की सोचा है, ना वो बनते हैं। ठीक है। ऐसे वकील जो हैं ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में चले जाएं। क्या नया और वो वहां से आए? जी सर। और वहीं से क्या नया सिस्टम जो आएगा, हाँ, उसमें और इस सिस्टम, हाँ, देखिए, मैं नए सिस्टम के बारे में भी इतना आश्वस्त नहीं हूं कि नया सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इस सिस्टम में भी जो एक मेन डिफेक्ट है वो है ट्रांसपेरेंसी का। नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाते, किन के नाम कंसीडर किए जा रहे हैं, उनमें क्या योग्यताएं हैं, क्यों कंसीडर किए जा रहे हैं। ये नए सिस्टम के अंदर भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई पब्लिक डिबेट होगी, कोई डिस्कशन होगी और पब्लिक ओपिनियन जानी जाएगी या प्रोफेशनल ओपिनियन जानी जाएगी।
ऐसा अगर नए सिस्टम में भी नहीं है तो नया सिस्टम भी फेल हो जाएगा, फिर वही नए सिस्टम में भी बंदर बांट हो सकती है। वास्तव में देखिए, कोई भी सिस्टम लाइए, सिस्टम तभी सफल होता है जब उसको चलाने वालों की नीयत और मंशा सफल हो। एक अच्छी से अच्छी गाड़ी आप बेकार ड्राइवर को दे दीजिए तो गाड़ी का 4 दिन के अंदर कबाड़ा कर देगा। मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम आप लाइए। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आऊंगा तो थोड़ा प्रशांत जी के आप साथ जाइए समय ब्रेक पर। प्रशांत जी के साथ समय व्यतीत करूं। आ रहा हूं सर छोटे से ब्रेक के बाद।